हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लुई फिशर द्वारा लिखित किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के जो एक्सेप्ट है, जो एक पार्ट है, एक भाग है, एक हिस्सा है इंडिगो, उसके तीसरे हिस्से को करने जा रहे हैं। दो हिस्से हम पिछले दो वीडियो में कर चुके हैं, आज हम उससे अगले हिस्सा कर रहे हैं और अब यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ छूटा था। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड interviews with the lieutenant governor who has a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers. Gandhi had 4 protracted, तो protracted का मतलब होता है आपका prolong, मतलब जिसका लंबे लंबे। तो गांधी जी के साथ क्या हो, 4 लंबे लंबे इंटरव्यूज़ हुए गांधी जी के, किसके साथ में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में। तो गांधी जी के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के 4 बड़े बड़े इंटरव्यूज वार्तालाप हुए, इंटरव्यूज़ हुए मतलब उनके साथ आपस में बातचीत हुई। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन, जिसके उपरांत क्या हुआ कि जो इंडिगो मतलब जो नील की खेती की हुई थी और जिसमें क्या हो रहा था, उनसे पैसा और मुआवजा वसूला जा रहा था गरीब किसानों से, उसके लिए ऊपर क्या इंक्वायरी बैठाई गई, ठीक है, एक जांच बिठाई गई और उसके लिए क्या क्या एक ऑफिशियल, एक जो सरकारी है या राजकीय कमीशन क्या बैठाया गया, जो इस बात की इंक्वायरी करता है, इस बात की जांच करता है कि जो नील की खेती के करने वाले किसान थे उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी सिचुएशन, जो स्थिति है, परिस्थिति वो जो बता रहे हैं उनके साथ हो रहा है, उसकी जांच करेगा। ये क्यों संभव हो पाएगा? क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और जो वो जन असहयोग था लोगों का, उसका परिणाम था। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और जो ये कमीशन था, ये जो आयोग बनाया गया, कमीशन का मतलब होता है आयोग, ये जो आयोग बनाया गया था, इसका जो निर्माण हुआ, कंसिस्ट का मतलब इसका जो निर्माण किया गया, उसमें कौन कौन थे? उसमें जमींदार थे, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, सरकारी कर्मचारी थे, एंड गांधी जी, और गांधी जी थे एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब किसान, वो जो बढ़ाईदार किसान थे उनके अकेले, सोल का मतलब होता है ओनली, अकेले, रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधि थे। तो गांधी जी उनके अकेले प्रतिनिधि थे उन किसानों के, मोतीहारी के जो किसान थे उनके अकेले प्रतिनिधि कौन थे? गांधी जी थे। जबकि उस कमीशन में कौन कौन लोग थे? उनके लैंडलॉर्ड्स थे, जो भूमिधर थे, किसान जो अंग्रेजों के पास थे, गवर्नमेंट्स ऑफिशियल, उनके सरकारी कर्मचारी थे। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर द सेवरल शॉर्ट विजिट्स। गांधी जी जो है वहाँ पर बने रहे, कहाँ पर? चंपारण में। जो गांधी जी थे वो चंपारण में बने रहे फॉर इनिशियल अनइंटरप्टेड, मतलब जो बिना रुकावट के, इंटरप्शन का मतलब होता है रुकावट, अनइंटरप्टेड का मतलब बिना रुकावट के, पीरियड ऑफ 7 महीनों तक, ठीक है। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और शॉर्ट मतलब फिर बाद में छोटी छोटी यात्राएं भी उन्होंने की। तो मतलब गांधी जी ने जो चंपारण में आयोग बनाया गया था उसके लिए लगातार पहले तो बिना रुकावट के 7 महीनों तक उस जांच में वहाँ पर शामिल रहे चंपारण में, और उसके बाद फिर वो बाद जब उनकी ज़रूरत पड़ती थी वो चंपारण आते जाते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधी लाइफ। अब देखिए क्या कह रहा है। द विजिट, जो यात्रा थी, अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड। आप देखो, कैजुअली का मतलब होता है जो चीज़ रेगुलर नहीं होती, जो लगातार नहीं होती, मतलब कभी कभार। तो जो विजिट थी वो कभी कभार होती थी। एंट्री का मतलब होता है आपका प्रार्थना, यहाँ पे देख रहा होगा, एंट्री का मतलब होता है आपका प्रार्थना। अनलेटर्ड का मतलब होता है निरक्षर, ठीक है। पीजेंट का मतलब होता है किसान। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आशा करना, ठीक है। तो जो ये जो यात्राएं होती थी वो कभी कभी होती थी, और ये लगता था कि जो प्रार्थना है उनकी, मतलब जो किसने की थी, जो प्रार्थना गांधी जी से किसने की थी? उन निरक्षर किसानों ने की थी कि साहब आप हमारे तरफ से इसमें रहिए और हमारी मदद कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, ठीक है। तो उनको ये आशा थी और गांधी जी को भी आशा थी कि ये क्या होगा, इट वुड बी लास्ट ए फ्यू डेज, की ये जो ये जांच चल रही है कुछ दिन में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और ज़्यादा समय तक नहीं रहना पड़ेगा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। लेकिन इस जो जांच थी इसने कम से कम गांधी जी के कितने साल ले लिया था? 1 साल ले लिया था पूरा। तो जिसको ये सोचा जा रहा था कि वो कुछ दिन में ही समाप्त हो जाएगी जांच, उस जांच ने गांधी जी के पूरा कितना ले लिया? 1 साल ले लिया था चंपारण में।
द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। तो जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी, जो सरकारी क्या होती इन जांच चल रही थी, इसको जब इकट्ठा किया गया तो एक क्रशिंग माउंटेन्स, एक क्रशिंग माउंटेन का मतलब कह सकते हैं आप घबरा देने वाला। क्रशिंग का मतलब होता है कि जिसके ऊपर पहाड़ गिर जाना, मतलब एक साथ किसी चीज़ उसके ऊपर आफत का पहाड़ गिर गया है, मतलब बड़ा सा घबरा देने वाला, जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला क्या थी, तो उसके रिजल्ट थे, ये उसके एविडेंस थे, मतलब उसकी जो साक्ष्य थे वो आए थे अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। और ये किसके खिलाफ आए थे? जो बड़े बड़े किसान थे, जो भूमिधर थे, उनके खिलाफ ये बड़े बड़े उसकी क्या आए थे, उनके खिलाफ साक्ष्य थे, और जो उनके लिए ऊपर एक पहाड़ टूटने जैसा था, क्योंकि सारे साक्ष्य उन भूमिधर के अगेंस्ट थे जिन्होंने उन गरीब किसानों का शोषण किया था। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। एंड व्हेन दे सॉ, और जब उन्होंने ये देखा भाई कि जो जांच रिपोर्ट है वो हमारे खिलाफ है, दिस दे एग्री, तो इसलिए वो क्या हो गए थे, सहमत हो गए थे। इन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, एक प्रिंसिपल होता है जिसका मतलब प्रधानाचार्य होता है, तो उसकी स्पेलिंग होती है PRINCIPAL। PAL होगा तो प्रधानाचार्य, प्रधान जिसको कहते हैं, मुखिया भी कह सकते हैं, जैसे प्रधान प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव, तो प्रिंसिपल प्रधान मुखिया, और प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। तो वो इस सिद्धांत पर क्या हो गए थे, सहमत हो गए थे कि टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि वो जो किसान है उनका रिफंड कर देंगे, उनका जो मुआवजा उन्होंने गलत ढंग से ले लिया है उसका वो क्या कर देंगे, उसको वापस कर देंगे। रिफंड का मतलब वापस कर देना, वापस उनको कर देंगे जो उन्होंने गलत तरीके से लिए थे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, तो उनकी जो भूमिधर थे, जो अंग्रेज क्या थे, जमींदार थे, उनका कहना था भाई कि हमें कितना देना पड़ेगा। बट हाउ मच मस्ट वी पे, हमको कम से कम कितना देना पड़ेगा। दे आस्क गांधी, उन्होंने गांधी जी से कहा भाई कि हमें कितना मुआवजा देना पड़ेगा इन किसानों का। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द sharecroppers। अब उनको ये लगा भाई कि जो गांधी जी हैं वो क्या करेंगे, दे थोड़ा उन्होंने सोचा ही वुड डिमांड, कि वो डिमांड करेंगे, कौन, गांधी जी डिमांड करेंगे रिपेमेंट, मतलब दोबारा से पेमेंट करने का, वापस करने के लिए, इन फुल ऑफ द मनी, जितना पैसा उन्होंने लिया है, जितना पैसा उन्होंने गरीब किसानों से लिया है उतना सबका सब उनको क्या लौटाना पड़ेगा, उन किसानों को वापस लौटाना पड़ेगा। ये वो जमींदार सोच रहे थे। विच दे हैड इलीगली, कौन सा पैसा, जो पैसा इन जमींदारों ने उनसे लिया था, कैसे लिया था, इलीगली मतलब अन्यायपूर्ण तरीके से, गलत तरीके से लिया था, जो कि न्यायपूर्ण नहीं था। और डिसीटफुली, डिसीटफुली का मतलब क्या होता है, किसी को डिसीट करना, धोखा देना, लेना। और एक्सटॉर्टेड का मतलब होता है आपका जबरदस्ती वसूल करना, एक्सटॉर्शन बोलते हैं, ठीक है, जबरदस्ती किसी को से लेना। तो जबरदस्ती जो पैसा इन्होंने लिया था किसानों से, धोखे से लिया था, और जो क्या था, गलत तरीके से लिया था, अन्यायपूर्ण तरीके से लिया था, जो कि न्यायिक नहीं, जो न्यायपूर्ण नहीं था, उस तरह से जो पैसा इन्होंने उन गरीब किसानों से लिया था, इनको लगता था कि अब हमें वो सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। किससे लिया था, फ्रॉम द sharecroppers, उन बड़ाईदारों से। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन हुआ थोड़ा अलग सा, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई कि गांधी जी बोलेंगे भाई पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा आपको उन किसानों का, उन बड़ाईदारों का, लेकिन गांधी जी ने कहा कितना, 50%, कि भाई आपने जो इनसे मुआवजा लिया है गलत तरीके से, उसका 50% आपको इन गरीब किसानों को वापस करना पड़ेगा। दियर ही सीम्ड एडमेंट, और यहाँ पर जो गांधी जी थे, दियर ही सीम्ड मतलब वो प्रति, एडमेंट का मतलब होता है आपका निश्चल प्रतीत हो रहा है, मतलब जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, ठीक है, मतलब अपनी बात पे रुके रहने को कहते हैं एडमेंट होना, ठीक है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा क्या थे, निश्चल लग रहे थे। राइट्स रिवर्स J.Z. हॉज, रिवरेंट, अब रिवरेंट का मतलब क्या होता है, रिवरेंट का मतलब होता है आपका मान्यवर, ठीक है। तो मान्यवर कौन थे, इसको जो J.Z. हॉज मान्यवर लिख रहे थे इस बात को, कि जो ये इनके बीच में क्या हो रहा था, समझौता हो रहा था, उस समझौते को कौन लिख रहे थे, मान्यवर J.Z. हॉज लिख रहे थे। ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो कि क्या थे, अंग्रेजों के मिशनरी के हिस्सा थे चंपारण में। हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिन्होंने कि पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम है बहुत नज़दीक से देखा था। उन्होंने क्या किया था, ये जो पूरा घटनाक्रम था चंपारण के, इसको उन्होंने बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया था, देखा था, वो विदित थे इस सब चीज़ से। थिंकिंग प्रोबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, ठीक है, थिंकिंग प्रोबली, और सोच रहे थे दैट ही वुड नॉट गिव ए वे, गिव वे का मतलब क्या हुआ आपका, रास्ता देना। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट, कि भाई उनके पास वो एक रास्ता देंगे। द रिप्रेजेंटेटिव, जो उनके प्रतिनिधि थे, ऑफ द प्लांटर्स, किसके, उन जो जमींदार थे उनके जो प्रतिनिधि थे, ऑफर्ड, उन्होंने प्रस्ताव रखा, कितना रिफंड मतलब वापस करने का, टू एक्सटेंट ऑफ 25%,
ठीक है 25%, मतलब जितना उन्होंने क्या किया, उनसे मुआवजा लिया, उसका वो कितना परसेंट वापस करने को तैयार थे, 25% करने को तैयार थे, जबकि गांधी जी ने कितना बोला था, 50%। एंड टू हिज अमेजमेंट, और ये क्या था उनके लिए, क्या था, काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला था, सरप्राइजिंग था। मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, ठीक है, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी जी क्या हुआ, मान गए, गांधी जी क्या हो गए, इस बात को मान गए थे। क्यों मान गए थे, क्योंकि वो जो गतिरोध है, डेडलॉक का मतलब जो गतिरोध चल रहा था उसको क्या करना चाह रहे थे, तोड़ना चाह रहे थे। मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, मतलब वो अपने शब्दों पे कायम रहे, मतलब उन्होंने कहा ठीक है भाई चलो 25% है, इतना भी दे रहे हो, तो वो अपने शब्दों में कायम रहे। और क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि वो इस जो गतिरोध चल रहा था, इस डेडलॉक को क्या करना चाह रहे थे, तोड़ना चाह रहे थे। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। अब ये जो सेटलमेंट हुआ था, जो इनके बीच में समझौता हुआ था दोनों पक्षों के बीच में, किसके, जमींदारों के बीच में और किसानों के बीच में, उस मुआवजा को वापस करने का वो सेटलमेंट जो हुआ था, उसको एडॉप्ट का मतलब स्वीकार कर लिया था। यूनानिमसली का मतलब जिसको सब ने, जिसको सब मान लेते हैं। यूनानिमसली का मतलब होता है जिसको सार्वभौमिक रूप से सभी ने जिसको माना हो, ठीक है, सर्वसम्मति से जिसको कहते हैं, सर्वसम्मति से बाय द कमीशन, कमीशन के सभी लोगों ने मान लिया था। कमीशन में कौन कौन थे, वहाँ के ऑफिशियल लोग थे, ठीक है, वहाँ के जमींदार थे और गांधी जी थे। तो ये सभी लोगों ने इस फैसले को क्या सर्वसम्मति से मान लिया था। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद द इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। अब देखिए गांधी जी के थोड़ा अलग ढंग से सोच रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा भाई 50% हमें देना पड़ेगा, उन्होंने 25% ही बोला और गांधी जी तैयार हो गए। इस बात से जेड जो हौज थे वो काफ़ी क्या थे, सरप्राइज थे, काफ़ी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत नज़दीक से देख रहे थे। तो उनको भी आश्चर्य हुआ था कि गांधी जी कैसे मान गए। तो उसका क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा कि गांधी जी एक्सप्लेन, गांधी जी ने बताया दैट ही द अमाउंट ऑफ द रिफंड, जो पैसा हमको वापस दिया जा रहा है, लेस इंपॉर्टेंट, इसकी कोई बहुत ज़्यादा क्या नहीं, वैल्यू नहीं है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, किसकी अपेक्षा, देन द फैक्ट दैट, इस तथ्य की अपेक्षा द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि जो लैंडलॉर्ड हैं, जो जमींदार हैं, वो क्या हुए, सरेंडर मतलब समर्पित करने को तैयार हुए, ऑब्लाइज मतलब आज्ञा का पालन करने को तैयार हुए, इस बात को मानने के लिए तैयार हुए कि भाई वो उस कुछ पैसा वापस करने के लिए तैयार हैं, वो कुछ पैसा जो उन्होंने गलत ढंग से ले लिया उसके लिए वो तैयार हैं। ये बड़ी बात क्यों है, क्योंकि वो अंग्रेज थे और देश में शासन भी किसका था, अंग्रेजों का था, सरकार भी उनकी थी, सत्ता भी उनकी थी, कर्मचारी अधिकारी भी सब उनके थे। तो उसके बावजूद भी जो हमको गुलाम बना कर रख रहे थे, वो गुलामों का पैसा वापस करने के लिए तैयार होते, ये बड़ी बात थी। इसीलिए उनका कि ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस बात को लिए वो तैयार हो गए कि वो क्या करेंगे, कुछ पैसा वापस करेंगे, एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और ये साथ साथ में उनके क्या था, प्रेस्टीज का हिस्सा भी था, स्वाभिमान का हिस्सा भी था, इज्जत का हिस्सा भी कह सकते हैं। जो एक आदमी की कहते हैं ना हमारी इज्जत दांव पे लगी होती है, एक जो आदमी का क्या होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक स्वाभिमान होता है, उसका भी क्या था, ये बहुत बड़ी जीत थी। क्योंकि जो वो थे आपके अंग्रेज थे, जो भूमिधर थे, वो गलत ढंग से लिए गए पैसे का कुछ हिस्सा वापस लौटाने को तैयार थे। और ये मॉरल, जिसको विक्ट्री कहते हैं, नैतिक विजय कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी नैतिक विजय थी। ये गांधी जी के लिए ज़्यादा मायने रखती थी इसकी अपेक्षा कि उन्होंने कितना पैसा वापस किया। इसीलिए गांधी जी 25% रुपये मान गए थे। देयरफॉर, इसलिए एज फार एज द प्रेजेंट्स वर कंसर्न, कि अगर हम इस बात को किसके कंसर्न में, मतलब किसानों के हिसाब से देखा जाए, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स, क्योंकि जो प्लांटर्स थे, मतलब जो वो जमींदार थे, वो कैसे व्यवहार करते थे, जैसे वो क्या हो, भगवान हो, एबव द लॉ, और वो सोचते थे कि वो किससे ऊपर है, कानून से भी ऊपर है। क्योंकि जो वो जमींदार लोग थे उनकी सोच क्या थी कि भाई वो जैसे भगवान हो, और उनकी जो सोच थी वो ये थे कि हम कानून से भी ऊपर हैं, क्योंकि कानून भी हमारा इस देश में चलता है। इसलिए ऐसे लोगों से जो कानून से ऊपर अपने आप को समझते हों, वो किसी गरीब किसान का पैसा लौटाने के लिए तैयार हों, ये बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री थी, एक प्रेस्टिजियस था जिसमें उनकी एक मॉरल विक्ट्री हुई थी, एक नैतिक विजय हुई थी। इसीलिए गांधी जी मान गए थे। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्न करेज। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखिए जो ये मॉरल विक्ट्री थी, इससे क्या फ़ायदा होगी, जो किसान थे उन्होंने देखा कि भाई उनके पास क्या है, उनके अपने अधिकार भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ा, जो उनसे गलत वसूली हुई थी उसको वापस पैसा उनको मिला थोड़ा बहुत, एंड
डिफेंडर्स और उनको बचाने वाले भी थे, उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले भी थे। ही लर्न, इससे उनको उन्होंने क्या सीखा, करेज, उनके अंदर क्या है, उन्होंने सीखा साहस, मतलब उनके अंदर साहस आया। तो जब आपको कोई आपकी बात रखने वाला होता है, आपके लिए हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई आदमी आपके सपोर्ट कर रहा होता है, तो उससे आपके अंदर एक ऑटोमेटिक क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है, जो साहस का प्रतीक होता है। तो यही उन किसानों ने सीखा कि भाई हमारे भी राइट्स हैं, हमारी बात भी सुनी जाती है, और अगर हम अपनी बात को बहुत पुख्ता ढंग से रखते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, और आपके साथ लड़ने वाले लोग भी हैं जो आपकी बात के लिए पैरवी कर सकते हैं। इससे उन किसानों के अंदर क्या है, साहस आया, ये उन्होंने इस बात से सीखा। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, और इससे क्या हुआ, जो गांधी जी की स्थिति थी लोगों के बीच में और ज़्यादा पुख्ता हुई और मजबूत हुई, और उन्होंने अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग किया। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडन्ड दियर स्टेट्स, उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों बाद जो ब्रिटिश प्लांटर्स, जो भूमि धर थे, जो जमींदार लोग थे, उन्होंने एबंड का मतलब रद्द करना होता, मतलब छोड़ देना, पूर्ण तरह से त्याग देने को कहते हैं। दियर स्टेट्स, जो उनकी ज़मीन थी, वो जहाँ वो क्या करते थे, नील की खेती करते, उस ज़मीन को उन्होंने पूर्ण तरह से छोड़ दिया था। विच रिवर्टेड, और रिवर्टेड का मतलब तो वापस करना, रिवर्टेड का मतलब वापस चले गए थे, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, वो जो ज़मीन थी रिवर्टेड टू द प्रेजेंट्स, उन्होंने वो जो ज़मीन थी जो उन्होंने उनसे उनको हत्या रखा था, हड़प रखा था, उस ज़मीन को उन्होंने क्या कर दिया, उन जो किसान थे उनको क्या कर दिया, रिवर्ट कर दिया, मतलब वापस कर दिया। इंडिगो शेयर कॉर्पस डिसअपियर्ड, और जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी, मतलब जो वहाँ पर नील की खेती होती थी, वो डिसअपियर्ड थी, हो गई थी, मतलब ओझल हो गई थी आंखों से, मतलब अब वो वहाँ पर नहीं होती थी, ठीक है। अपियर मतलब होता है दिखाई देना, अपियर प्रस्तुत होना, और डिसअपियर मतलब प्रस्तुत न होना, आपके सामने न दिखाई देना। तो वो जो नील की खेती होती थी वहाँ पर, वो अब वहाँ पर नज़र नहीं आती थी, वो खेती होना बंद हो गया था। गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विद ए लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, तो जो गांधी जी थे वो बहुत ज़्यादा इस बात से खुश नहीं होते थे, गांधी जी इस बात से बहुत ज़्यादा क्या नहीं खुश नहीं होते थे कि जो लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, कि भाई उन्होंने बहुत बड़ा क्या पा लिया, कि बहुत बड़ा राजनीतिक और क्या कर आर्थिक क्या चीज़ें उन्होंने हासिल कर ली, इससे बहुत ज़्यादा वो क्या नहीं थे, खुश नज़र नहीं आते थे, और इससे बहुत ज़्यादा वो क्या नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा अपने आपको ये सोचते कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, हमने बहुत बड़ी चीज़ें प्राप्त कर ली हैं। तो गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, गांधी जी अपने आप को कभी भी इस बात से कंटेंट मतलब संतुष्ट करना, संतुष्ट नहीं करते थे विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, कि भाई हमने बहुत बड़ा राजनीतिक जीत ली, या हमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक हमें सॉल्यूशन मिल गया, मतलब हमें एक उसका क्या कहते हैं उसे, सॉल्यूशन का मतलब कह सकते हैं आप कि निर्णय मिल गया है, या कुछ सॉल्यूशन को और कह सकते समाधान, तो मतलब ये हमें बहुत बड़ा समाधान मिल गया। ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, तो उन्होंने क्योंकि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा था कि वहाँ का जो सांस्कृतिक और सामाजिक बैकवर्डनेस से मतलब पिछड़ापन है चंपारण में, चंपारण के गाँव में, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और वो इमीडिएटली और तुरंत ही वो इनके लिए कुछ करना चाहते थे। जो चंपारण में क्या थी, आपका कल सांस्कृतिक और सामाजिक जो पिछड़ापन था, उसके लिए वो कुछ तुरंत करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने क्या किया, अपील की, उन्होंने निवेदन किया किसे, टीचर्स से। टीचर्स कौन कौन थे, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, तो उन्होंने जो महादेव देसाई थे और नरहरि पारिक थे, इनसे क्या किया, निवेदन किया। टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसिपल, जिन्होंने क्या किया था, अभी अभी दो जवान लोग थे, बहुत यंग लोग थे, और इन्होंने अभी अभी गांधी जी को क्या किया था, ज्वाइन किया था, जुड़े थे उनके शिष्य के रूप। डिसिपल का मतलब क्या होता है, शिष्य। तो अभी अभी ये दोनों लोग क्या हो गए, महादेव देसाई और नरहरि पारिक क्या हुए थे, गांधी जी से उनके शिष्य के रूप में जुड़े थे, और दोनों युवा थे। एंड दियर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी वाइफ्स, उनकी पत्नियां वॉलेंटियर फॉर द वर्क, और स्वैच्छिक, वॉलेंटियर का मतलब क्या होता है, स्वेच्छा से, तो वॉलेंटियर का मतलब फॉर द वर्क, इस काम के लिए स्वेच्छा से दोनों लोग और उनकी पत्नियां भी जुड़ गई थी। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ लोग कहाँ से आए, सेवरल मोर, कुछ और लोग आए, केमल आए, फ्रॉम कहाँ से, बॉम्बे से आए, पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द इंलैंड, और देश के लैंड का मतलब यहाँ पे देश से है, देश के अन्य अन्य क्षेत्रों से आए। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन, देवदास जो गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र थे, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो कहाँ से आए, आश्रम से आए। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और उनके साथ कौन थी, मिसेस गांधी भी थी, मतलब कस्तूरबा गांधी भी थी। प्राइमरी स्कूल वर ओपन, ठीक है, जो शुरू प्राइमरी स्कूल थे वो खोले, प्राथमिक विद्यालय खोले गए इन 6 विलेजेस, कहाँ, 6 गाँवों में खोले गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स फॉर पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और जो कस्तूरबा गांधी थी उन्होंने क्या किया, उनको सिखाया, किस आश्रम के बारे में सिखाया, आश्रम के जो रूल थे उनके बारे में सिखाया,
और शास्त्र में क्या, पर्सनल क्लीननेस मतलब जो खुद की सफाई है, और कम्युनिटी सैनिटेशन और जो सामाजिक स्वच्छता है उसके बारे में सिखाया भाई कि आपको आश्रम के रूल हैं कि आपको एक तो अपनी क्या रखनी है, खुद की सफाई रखनी है, और जो आपका समाज है, जो आपके सामाजिक क्षेत्र है, जो आपके जहाँ आप रह रहे हैं अगल बगल का जो एरिया है वहाँ की क्या रखनी है, आपने स्वच्छता रखनी है, मतलब समाज में स्वच्छता रखनी है। इसके बारे में कस्तूरबा गांधी ने उनको सिखाया और पढ़ाया। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनकी कंडीशन मतलब स्वास्थ्य की जो कंडीशन थी कैसे थी, मिजरेबल थी, मतलब थोड़ा सा पीड़ादायक थी, दुखदायी थी, अच्छी नहीं थी जिसको आप कह सकते हैं। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, और फिर उन्होंने क्या किया, एक डॉक्टर बुलाए, वो भी कैसे थे, वॉलंटियर का मतलब स्वेच्छा से आए थे सब लोग, जो जैसे महादेव देसाई थे और नरहरि पारिक थे ये भी स्वेच्छा से आए थे, ठीक है, उनकी पत्नियां भी स्वेच्छा से आई थी, और यहाँ पर एक डॉक्टर को भी उन्होंने क्या किया था, अपॉइंट किया, जो भी क्या है अपनी 6 महीनों तक सर्विस को कम से कम क्या 6 महीने तक उन्होंने अपनी सर्विस दी स्वेच्छा से, बिना किसके पैसे के। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, और उस समय वहाँ कितनी मेडिसिन उपलब्ध होती थी, 3 दवाएं उपलब्ध होती थी डॉक्टर के पास। कैस्ट्रोल ऑयल, कैस्ट्रोल ऑयल का मतलब समझ रहे होंगे, कैस्ट्रोल ऑयल का मतलब होता है अरंडी का तेल, ठीक है, कुनैन जिसको आप जानते होंगे, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर ऑइंटमेंट का मतलब जो आपका क्या होता है, सल्फर का मरहम होता है, ठीक है, उसको ये वहाँ पर क्या था, उपलब्ध था। सल्फर को जिसको आप कह सकते हैं गंधक भी कह सकते हैं, गंधक का मरहम उपलब्ध था। 3 चीज़ें थी आपके पास, एक तो था क्या, कुनैन था, अरंडी का तेल था, और आपके पास क्या था, गंधक का मरहम था। ये सब 3 चीज़ें उपलब्ध थी। एनीबडी हु सोड ए कोटेड टंग वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो जो दिखाता था, अगर वो डॉक्टर के पास कोई ये दिखाता था कि मुझे क्या हो रहा है, हु सोड जो दिखाता था कि मेरी जो जीभ है, कोटेड टंग मतलब मेरी जो जीभ है वो गंदी है, जीभ साफ नहीं है, भारी है, ठीक है, उसमें गंदगी है, बस उसको दिया जाता था डोज, एक मात्रा दी जाती थी कैस्टर ऑयल की, मतलब आपका अरंडी का तेल की, और अरंडी का तेल दिया जाता था उसे उस जीभ को साफ करने के लिए। एनीबडी विद मलेरिया, जिसको मलेरिया हो जाता था, मलेरिया का फीवर मतलब बुखार, जिसको मलेरिया का बुखार हो जाता था, रिसीव्ड क्विनिन, उसको क्या दिया जाता था, क्विनिन दिया जाता था, और साथ में प्लस का मतलब साथ में ऐड करके कैस्टर ऑयल, और क्या दिया जाता, अरंडी का तेल दिया जाता था। मलेरिया वाले के लिए क्विनिन और अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, और जिसको क्या हो जाता है, क्योंकि फोड़ी फुंसी, जिसको फोड़े फुन कहते हैं, हो जाते थे, ठीक है, उनको क्या दिया जाता था, फोड़े फुंसी जो हो जाता है, इरप्शन का, स्किन इरप्शन का मतलब फोड़े फुंसी होना, तो किसी को अगर स्किन में त्वचा में फोड़े फुंसी हो जाते थे तो उसको क्या ऑइंट में दिया जाता था, उसको जो मरहम दिया जाता था किसका, सल्फर का, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सल्फर का, और प्लस कैस्टर ऑयल, साथ में क्या जाता था, अरंडी का तेल दिया जाता था। अगर किसी के मुंह में कील मुहासे हो गए, दाने हो गए, तो उसको अरंडी का तेल और सल्फर मरहम दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स, अब फिर गांधी जी ने क्या नोटिस किया कि जो वहाँ पर फिल्दी मतलब गंदी, स्टेट मतलब अवस्था वुमेन्स क्लॉथ्स कपड़ों की, महिलाओं के कपड़ों की, तो उन्होंने गांधी जी ने एक चीज़ और नोटिस की कि जो वहाँ पर महिलाएं हैं उनके कपड़ों की स्थिति क्या है, बहुत ज़्यादा गंदी, उनके कपड़े साफ नहीं है, सुथरे नहीं है, गंदे हैं। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, तो उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा बाई से कहा, भाई कि आप इन महिलाओं से क्या करिए, बात करिए। वन वुमेन टुक, एक जो औरत थी, एक जो महिला थी, उन्होंने टुक कस्तूरबा इनटू हर हट, वो उस औरत ने कस्तूरबा को कहाँ ले गए, अपने हट के मतलब अपनी झोपड़ी के अंदर ले गई, एंड सेड, और कहा, लुक कि देखो, देयर इज़ नो बॉक्स, कि हमारे कमरे में कोई क्या नहीं है, बॉक्स ही नहीं, कोई बक्सा ही नहीं है, और कपबोर्ड कोई क्या नहीं है, हमारे कोई अलमीरा भी नहीं है, हियर फॉर क्लॉथ, जहाँ हम क्या रख सकें, अपने कपड़े रख सकें। द साड़ी आई एम वेयरिंग, जिस साड़ी को मैंने पहना हुआ है, वेयर मैंने पहना हुआ है, इज़ द ओनली वन आई हैव, यही मेरे पास एक है, आई हैव मतलब पास होना, तो मेरे पास एक ही साड़ी है, अदरवाइज़ हमारे कमरे में कोई अलमीरा भी नहीं है, कोई बक्सा भी नहीं है जिसमें हम कपड़े रख सकें, तो मैंने जो पहनी वही एकमात्र साड़ी मेरे पास उपलब्ध है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे ऑफ चंपारण, अपने जो उनकी चंपारण का जो दौरा था और वहाँ पर जो उनकी लंबे समय तक वो जो रुके, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, तो वो आश्रम पर भी नज़र रखते थे और आश्रम से नज़र रखते थे पूरे क्षेत्र में और चंपारण के इलाके में और अपने आश्रम पे भी। ही सेंट ए रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वो लगातार अपने आश्रम पर नज़र रख करके उनको लगातार क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश देते थे, ठीक है, और जो फाइनेंशियल जो आर्थिक अकाउंट्स होते थे उनके, ठीक है, उनके बारे में उनको बताते रहते थे।
Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old Latin trenches. ठीक है, तो अब एक बार क्या हुआ कि ही रोट, उन्होंने जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो लोग रहने वाले थे, उनके रेजिडेंट का मतलब निवासी थे, दैट इट वाज टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन, कि उनको लगा भाई कि अब जो आपकी पुरानी लैट्रिन है ये क्या होने वाला है। ट्रेंचेस का मतलब गड्ढे कह सकते हैं, आप खाइयाँ कह सकते हैं। तो ये जो आपकी लैट्रिन की क्या है, पुरानी खाइयाँ या गड्ढे हैं वो भर चुके हैं। एंड डिग न्यू वंस, और इसलिए आपको अब क्या करना, डिग मैंने खोदना, न्यू वन नहीं है, आपको अब नए गड्ढे खोदने चाहिए लैट्रिन के लिए। अदरवाइज अन्यथा द ओल्ड वंस वुड बिगेन टू स्मेल बैड, अदरवाइज क्या होगा कि जो पुराने गड्ढे हैं वो क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, स्मेल का मतलब बैड का मतलब बुरी, स्मेल मतलब गंद, तो वो क्या करने, बुरी गंद देना शुरू कर देंगे, मतलब बदबू आनी शुरू हो जाएगी अगर आप नए गड्ढे नहीं खोदेंगे और पुरानों को बंद नहीं करेंगे तो। द चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, तो ये जो चंपारण का एपिसोड था, जो चंपारण का ये सिनेरियो था, ये गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग बदलाव लाने वाला क्या आया, मूवमेंट था, एक क्षण था। वट आई डिड, मैंने क्या किया, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कहा, वॉज ए वेरी ऑर्डनरी थिंग, ये बहुत साधारण सी बात है। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैंने डिक्लेयर किया, मैंने मतलब ये घोषणा की कि जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज़ लोग हैं, कुड नॉट ऑर्डर मी, ये मेरे को आदेश नहीं दे सकते, इन माई ओन कंट्री, मेरे को मेरे ही देश में। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल इतना किया कि, और ये मैंने क्या किया, घोषणा की भाई कि जो अंग्रेज़ हैं ये मेरे को मेरे देश में ही आदेश नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ द डिफेंस, जो डिफेंस होता है, डिफेंस का मतलब होता है आपका खुला विरोध, तो बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, मतलब जो चंपारण है उसका खुला विरोध नहीं शुरू कर पाया था अभी, मतलब इस बात का खुला विरोध अभी नहीं हो पा रहा था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू द एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। इट ग्रू आउट, ये मतलब अभी शुरू हो रहा, मतलब ये प्रस्फुटित हो गया था, ऑफ एन अटेम्प्ट, एक प्रयास के रूप में, टू एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है कठिनाई कम करने वाला, द डिस्ट्रेस ऑफ, डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख, आपका अत्यधिक जो दुख होता है, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में, पुअर पीजेंट्स मतलब गरीब किसानों के। तो भलाई इसने बहुत ज़्यादा खुला विरोध नहीं हो पाया था अंग्रेजों का, लेकिन इसने क्या किया, एक प्रयास था, एक अटेम्प्ट था, एक शुरुआत हो गई थी, ठीक है, क्या करने की, एलिविएट करने की, कठिनाई को कम करने की, इन किसानों की कठिनाई को कम करने की, जो बड़ा सा डिस्ट्रेस वाला, जो बड़ा सा दुख उन किसानों की लाइफ में था। तो ये चंपारण का जो विरोध था, चंपारण का जो जन असहयोग था, इसने इसकी शुरुआत कर दी थी। किसकी शुरुआत कर दी, इसने उन किसानों के दुख को कम करने की शुरुआत कर दी थी। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का अपना क्या, एक अपना तरीका था काम करने का, गांधी जी का ये क्या था, अपना एक तरीका था काम करने का, जिसके हिसाब से वो काम कर रहे थे। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरव्यूइंड विद द प्रैक्टिकल, उनकी जो राजनीति थी वो कैसे, इंटरवाइंड का मतलब क्या होता है, आंतरिक रूप से जोड़ना, उनकी जो राजनीति थी वो किससे आंतरिक रूप से जुड़ी हुई थी, विद द प्रैक्टिकल, मतलब जो व्यवहारिक चीज़ें होती हैं, मतलब उनकी जो राजनीति थी वो ऐसी हवाई राजनीति नहीं थी, वो राजनीति व्यवहारिक चीज़ों से जुड़ी हुई थी, मतलब जो आम जीवन में, जो रोज़मर्रा के जीवन में हमारे साथ घटित होता है, उन चीज़ों से जुड़ी हुई थी। प्रैक्टिकल, डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, मतलब जो लाखों लोगों की रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ी हुई राजनीति थी, जो अभी उन्होंने पहले ही वर्ड यूज़ कर दिया प्रैक्टिकल, तो जो व्यवहारिक मतलब जो रोज़मर्रा की जो समस्याएं होती लोगों की, उससे जुड़ी हुई राजनीति करते थे महात्मा गांधी। His was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings. His was not a loyalty to abstraction. Abstraction का मतलब होता है कल्पना, मतलब उनकी जो लॉयल्टी, ईमानदारी थी, ये जो उनका ईमानदार का गुण था, ये खाली एक कल्पना मात्र नहीं थी कि भाई वो जो मतलब खाली कल्पना के नाम पे, कहने के नाम पर केवल ईमानदारी दिखा रहे हैं। इट वॉज लॉयल्टी, उनकी जो ईमानदारी थी, ठीक, वो थी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, की जो मानवता है और जो मानव प्राणी इस दुनिया में है, उनके लड़ने के लिए, उनके जीवन के लिए थी। तो वो जो लॉयल्टी थी, उनका जो ईमानदारी था, वो इस दुनिया में जो, या इस देश में जो लोग रह रहे हैं, मानव रह रहे हैं, उनकी मानवता को और उनको जिंदा रखने के लिए, या उनके संघर्षों में उनका साथ देने के लिए था, या उनके जो रोज़मर्रा का संघर्ष है उसमें उनके साथ खड़े होने के लिए उनकी ईमानदारी थी, न कि एक कल्पना मात्र। इन एवरीथिंग गांधी डिड moreover he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. In everything मतलब प्रत्येक चीज़ गांधी, जो भी गांधी जी ने किया, moreover he tried, ये सब किस लिए था, he tried, उनका प्रयास था to mold, ठीक है, तो उनका जो प्रयास था वो मोल्ड करना, मतलब विकास को प्रभावित कर रहा था, विकास की तरफ ले जाना था,
ए न्यू फ्री इंडियन, मतलब एक नया भारत, ऐसे भारतीय जो फ्री हो, ठीक है, और जो किसी दबाव में ना हो, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खड़े हो सके, ठीक है, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और देश को क्या कर सकें, आज़ाद कर सकें। तो ये उनका जो मूवमेंट था, इनका जो उद्देश्य था वो ये था, और जो कुछ भी वो कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि जो देश के नागरिक हैं वो क्या है, विकास के पथ पर आगे बढ़ें और क्या करें, अपने पैरों पर खड़े होकर के देश को क्या करें, स्वतंत्रता की राह दिखाएं। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण के शुरुआती जो एक्शन थे, जो सीनियरों वहाँ पर हुआ था, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी। तो ये जो चंपारण का एक्शन हुआ था उसमें एक जो आए थे अंग्रेज़ों के शांतिवादी इंसान, हु हैड बिकम ए डिवोटेड, जो बहुत ज़्यादा क्या थे, डिवोटेड थे, समर्पित थे, फॉलोवर थे, मतलब अनुग्रही थे और क्या करते उसको फॉलो करने वाले थे, किसको, महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले थे, ठीक है, उनके पथ पर चलने वाले थे, उनकी बातों को समझने वाले थे। केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड। तो वो केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल, गांधी जी को क्या कह रहे, फेयरवेल देने आए थे, बिफोर गोइंग टू टूर, क्योंकि उनको कहाँ जाना था, टूर पे जाना था, यात्रा पे जाना था, जो उनकी ड्यूटी थी, नौकरी थी, टू द फिजी, कहाँ जा रहे थे, फिजी आइलैंड में जा रहे थे। तो फिजी आइलैंड जाने से पहले उन्होंने क्या किया, गांधी जी को फेयरवेल देने आए थे। गांधी जी लॉयर्स फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, और क्योंकि उनको लगा भाई कि जो गांधी जी के क्या थे, लॉयर्स फ्रेंड्स थे, जो उनके क्या थे, वकील साथी थे, उनको लगा कि दैट इट वुड बी ए गुड आइडिया, एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है फॉर एंड्रयू, कि जो एंड्रयू है, टू स्टे इन चंपारण, कि उनको कहा जाएगी तुम चंपारण में ही रुकिए, एंड हेल्प देम, और उनकी क्या करिए, मदद करिए। क्यों ऐसा सोच रहे थे साथी वकील, क्योंकि जो एंड्रयू थे वो गांधी जी को क्या करते थे, फॉलो करते थे, ठीक है, उनके अनुयायी थे, इसलिए वो चाहते थे कि भाई इससे हमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि गांधी जी की बातों को नहीं टालेंगे। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, और जो एंड्रयू थे वो भी क्या थे, तैयार थे रुकने के लिए, इफ़ अगर गांधी जी तैयार हो जाएं, गांधी जी अगर सहमत हो जाएं, तो एंड्रयू भी भारत में या चंपारण में रुकने के लिए तैयार थे, कुछ फिजी नहीं जाना चाहते थे। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, इसका क्या किया, बलपूर्वक जोर शोर से क्या, इसका विरोध किया। गांधी जी ने बहुत इस बात का विरोध किया कि भाई हम एंड्रयू को यहाँ नहीं रोक सकते, और इसकी बात को मैं बोलूँगा भी नहीं। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट, तुम सोचते हो कि इन दिस अनइक्वल फाइट, ये जो अनइक्वल फाइट मतलब जहाँ पर दोनों पक्ष क्या नहीं है, एक जैसे नहीं है, ये जो अनइक्वल फाइट है, मतलब जो लड़ाई है, अनइक्वल क्यों है, क्योंकि भारतीय क्या थे, कमज़ोर थे, गुलाम थे, हमारे पास पैसे की कमी थी, ठीक है, और हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए थे, तो हम, और अंग्रेज़ क्या थे, मजबूत थे, सत्ता में थे, सरकार में थे, उनका तंत्र सारा उनका चल रहा था। तो ये जो लड़ाई थी ये क्या थी, अनइक्वल थी, बराबरी की नहीं थी। इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, ऐसे में इट वुड बी हेल्पफुल, ये हेल्पफुल हो सकता है, ये मददगार हो सकता है, कब, इफ़ वी हैव, कि अगर हमारे पास एक अंग्रेज़ आदमी हमारी साइड में खड़ा हो, क्योंकि जो लड़ाई थी वो क्या थी, बराबर की नहीं थी। तो ऐसे में क्या कि जो एक अंग्रेज आदमी है, एक अंग्रेज अधिकारी, अगर वो हमारे साइड में खड़ा हो तो शायद ही हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये क्या दिखाता है कि जो तुम्हारा दिल है उसकी कमजोरी को दिखाता है। तो गांधी जी ने कहा कि तुम सोच रहे हो भाई कि अगर अंग्रेज हमारी तरफ से खड़ा हो जाएगा तो लड़ाई थोड़ा ठीक बराबर की हो जाएगी, अदरवाइज जो लड़ाई है वो बराबर की नहीं है। तो ये सोचना तुम्हारी क्या है, वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे दिल की कमजोरी है, तुम मतलब दिल से कमज़ोर हो। The cause is just and you must rely upon yourself to win the battle. The cause is just and cause केवल इतना ही, कारण केवल इतना ही, and you must, और तुमको निश्चित तौर पे rely upon yourself, अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए। rely मतलब निर्भर होना, upon yourselves, अपने ऊपर क्या होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए, टू विन दिस बैटल, मतलब इस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो ये जो लड़ाई है क्या, स्वतंत्रता की लड़ाई है, अंग्रेजों को इस देश से बाहर भेजने की लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए आपको अपना पर क्या होना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रू बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप, सीक ए प्रॉप का मतलब होता है आश्रय ढूंढना। तो यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप मतलब तुम्हें आश्रय नहीं ढूंढना चाहिए, किस में, मिस्टर एंड्रू में। मिस्टर एंड्रू में आपको आश्रय नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो क्या है, एक अंग्रेज आदमी है, और क्योंकि वो अंग्रेज है इसलिए तुम्हें अंग्रेज में एक सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। ये तुम्हारी कमजोरी को दिखाता है, वीकनेस को दिखाता है। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। ही हैड रीड
आवर माइंड्स करेक्टली, और सबको लगा, जो वकील वहाँ पे थे उनको लगा कि इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने हमारे दिमाग को बिल्कुल सही पढ़ा है। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को बोला कि गांधी जी ने हमारे दिमाग को क्या करा, बिल्कुल सही पढ़ा। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस तरह से ये सब बोल करके, ये सब करके गांधी जी ने हमको टॉट मैंने पढ़ाया, ए लेसन एक अध्याय, इन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता का। इस पर ये सब बोल करके, ये सब करके गांधी जी ने हमको आत्मनिर्भरता का क्या दिखाया, आईना दिखाया, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, इंडियन इंडिपेंडेंस भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर कॉपर्स और बड़ा इदारों की मदद, वर ऑल बॉन्ड टुगेदर, इन सब चीज़ों ने हमको आपस में जोड़ा। तो यहाँ पर ये आपका इंडिगो चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।